अब प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगे, मतलब कौन राष्ट्रपति बन सकता है। अब देखिए, शुरू करने से पहले आईएएस का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा एमएम अकेडमी ऐप पर। आपको जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कंप्लीट जीएस 1, कंप्लीट जीएस 2, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस 3 इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, जीएस 4 एथिक्स, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट, सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो जब हम आर्टिकल 58 की बात करते हैं तो उसमें इतने क्वालिफिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। मतलब सबसे पहला क्वालिफिकेशन आता है कि वो नागरिक रहना चाहिए भारत के, सिटीजन रहना चाहिए भारत के। अब अगर हम सिटीजन की बात करते हैं तो मैं सिटीजन हूं, मतलब क्या मैं इलिजिबल हूं राष्ट्रपति बनने के लिए? बिल्कुल हाँ, मैं इलिजिबल हूं राष्ट्रपति बनने के लिए। अब यहां पर दूसरी कंडीशन आती है। दूसरी कंडीशन आती है कि उसे 35 ईयर्स ऑफ एज जो है वो अटेंड कर लेना चाहिए। उसकी 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट रहना चाहिए। तो क्या मेरी 35 ईयर्स एज कंप्लीट हुई है? जी नहीं, मैं अभी तक 35 साल का हुआ नहीं, लगता भी नहीं हो ना, हुआ भी नहीं हो। तो यहाँ पर सलमान खान जो है अब वो नागरिक भी है, वो सिटीजन भी है और उसी के साथ 35 साल की जो उम्र है वो भी कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, जो सलमान खान है वो यहाँ पर इलिजिबल है एट प्रेजेंट। जो 2 कंडीशन हमने देखी है उस हिसाब से। तीसरी कंडीशन आती है कि लोकसभा के जो इलेक्शंस है उसके लिए भी वो क्वालिफाइड रहना चाहिए। अब सलमान खान क्वालिफाइड है क्या? बिल्कुल है। क्वालिफिकेशन क्या होते हैं लोकसभा के लिए? हम जब पार्लियामेंट देखेंगे उस टाइम पर हम देखेंगे क्वालिफिकेशंस। ठीक है, अलग अलग क्वालिफिकेशंस होते हैं, काफी सारे क्वालिफिकेशंस होते हैं। अब लोकसभा अगर हम देखें तो उसके लिए सलमान खान भी क्वालिफाइड है, उसके लिए मैरी कॉम जो है वो भी क्वालिफाइड है। और लास्ट कंडीशन आती है कि उन्होंने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ये हेल्ड नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर हम रामनाथ कोविंद साहब देखते हैं, ठीक है, तो जब वो राष्ट्रपति बने थे उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि जब उनके इलेक्शंस हुए थे और जब वो राष्ट्रपति बन के चुनकर आए थे, तो उस टाइम पर उन्होंने चारों कंडीशन सेटिस्फाई की होगी, तभी तो वो राष्ट्रपति बने हैं ना। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब ये है कि एक ही साथ 2 ऑफिस हेल्ड किए जा रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि समझ लीजिए एक कोई पोस्ट पर कोई इंसान है, ठीक है, गवर्नमेंट की ही पोस्ट पर एक इंसान है और इससे उसको गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है। फॉर से कि यहाँ पर 50,000 रुपए गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है। अब उसने क्या किया और एक ऑफिस यहाँ पर हेल्ड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से भी उसको सैलरी आ रही है 1 लाख रुपए। तो मतलब गवर्नमेंट से वो 2 जगहों से सैलरी ले रहा है। तो ये हो गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर और कुछ कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी गई है? तो यहाँ पर 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स और 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स का भी उनको समर्थन रहना चाहिए। अब इसमें जो प्रपोजर्स है और सेकेंडर्स है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि 50 जो इलेक्टर्स है, ठीक है, 50 जो इलेक्टर्स है वो बोलेंगे कि हाँ, मैं इनका नाम जो है वो यहाँ पर प्रपोज कर रहा हूं। ठीक है, प्रपोज मतलब ऐसा नहीं आई लव यू वो प्रपोज नहीं। यहाँ पर यह होता है कि मैं इनका नाम प्रपोज कर रहा हूं राष्ट्रपति के लिए, कि मतलब मैं चाहता हूं कि ये राष्ट्रपति बने। तो ऐसे 50 इलेक्टर्स का प्रपोजर चाहिए। मतलब ये जो रहेंगे ये प्रपोजर्स रहेंगे। ये क्या बोलेंगे कि मैं यहाँ पर रामनाथ कोविंद साहब या फिर सलमान खान जो भी खड़े रह रहे हैं उनका नाम प्रपोज कर रहा हूं राष्ट्रपति के लिए। अब 50 लोगों ने कर दिया, फिर 50 सेकेंडर चाहिए होते हैं। मतलब 50 जो सेकेंडर्स है वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे कि इन्होंने जो बात कही है उसको मैं समर्थन दे रहा हूं। ठीक है, मतलब ऐसा है कि इन्होंने गारंटी ली कि ये राष्ट्रपति बने और इन्होंने गारंटी ली इनकी कि ये जो बोल रहे हैं हाँ मैं उस बात को समर्थन दे रहा हूं। वो अब क्या होगा? अब यहाँ पर जो भी खड़ा रहना चाह रहा है, जो भी इलेक्शंस लड़ना चाह रहा है, उसे 15,000 रुपए आरबीआई में जमा करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। वो क्या आती है कि अगर कोई भी राष्ट्रपति के इलेक्शंस में खड़ा हुआ और अगर उसको 1/6 वोट नहीं मिले तो उसका डिपॉजिट जो है, ये जो डिपॉजिट है ये जब्त कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें ये तो पता चलेगा कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, मतलब मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि बट ऑब्वियसली मेरी 35 साल उम्र जो है वो पूरी नहीं हुई है। तो यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है? तो रामनाथ कोविंद साहब एलिजिबल है, सलमान खान एलिजिबल है और बहुत सारे लोग हैं जो एलिजिबल होंगे। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अब वोट कौन कर पाएगा? वोट कौन कर पाएगा वो हमें देखने को मिलता है एज पर आर्टिकल
54। तो इसमें जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मेंबर ऑफ लोकसभा, उसी के साथ साथ मेंबर ऑफ राज्यसभा, उसी के साथ साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुदुचेरी, और यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर जो है क्या वो वोट कर सकते हैं? जी नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं कर सकते। आपको पता है ना, राज्यसभा में 12 जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट करते हैं हमारा राष्ट्रपति। नॉमिनेट कौन करता है? नॉमिनेट राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट। तो बट ऑब्वियसली जिन्होंने नॉमिनेट किया है उनको वोट करेंगी, है ना। तो यहाँ पर एक फेयर नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स को उन्होंने निकाल दिया है कि वो वोट नहीं कर पाएंगे। ऐसी कुछ यूनियन टेरिटरीज है जहां पर हमें असेंबलीज भी देखने को मिलती है, ठीक है। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है? तो अभी अगर देखें, जब मैं वीडियो बना रहा हूं एट प्रेजेंट, तो दिल्ली है, पुदुचेरी है। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भी यहाँ पर बन चुकी है। तो जब जम्मू एंड कश्मीर हुई है तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर दिल्ली और पुदुचेरी जो है, उसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके भी जो असेंबली के मेंबर्स रहेंगे वो वोट कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं कि जो वोट की वैल्यू है वो कैसे निकाली जाती होगी। ये हमें देखने को मिलता है एज पर आर्टिकल 55 सब क्लॉज 2। अब ये क्या है? ये ऐसा होता है कि जैसे नॉर्मली अगर आप लोकसभा के चुनाव देखो तो क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस मतलब क्या है कि हम खुद वोट करते हैं, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी खड़ा रहेगा एमपी बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, हम उसे खुद वोट करते हैं। हम वहां पर जाएंगे, ईवीएम मशीन पर बटन क्लिक करेंगे और फिर उसे वोट चला जाएगा, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो चुनकर आ जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या हम वोट करते हैं? नहीं। तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये है इनडायरेक्ट इलेक्शन और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। तो अब यहाँ पर जब इनडायरेक्ट इलेक्शन है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो हम आगे देखेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसा होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो इसमें वोट कौन करता है? जिनको हमने चुनकर दिया है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहा जाता है। हमने किनको चुनकर दिया है? हमने डायरेक्टली एमएलए चुनकर दिया है, हमने डायरेक्टली एमपीज को चुनकर दिया है, और यही तो राष्ट्रपति के इलेक्शंस में वोट करते हैं ना। मतलब हमने जिनको चुनकर दिया है वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव करेंगे, वो राष्ट्रपति को वोट देंगे। तो अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे एक वोट की वैल्यू एक है, मतलब मैंने एक वोट दिया तो एक वोट गिना जाएगा, है ना। ऐसे आप सब लोग जब वोट करोगे तो एक एक वोट ही गिना जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर एमपीज कम है, एमएलएस कम है। इसीलिए क्या है कि यहाँ पर इनकी वोट की वैल्यू रखी जाती है कि अगर एक एमएलए वोट कर रहा है या फिर एक एमपी वोट कर रहा है तो कितनी वैल्यू उसकी जा रही है, ये कैलकुलेट किया जाता है। तो अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? फॉर्मूला जो है ये पूरे स्टेट्स के लिए सेम है। यहाँ पर पहले हम एमएलए की वोट की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। जो स्टेट में एमएलए होता है उसकी वोट की वैल्यू देखेंगे, और सभी स्टेट्स में सेम फॉर्मूला यूज होता है, इसलिए हम सिर्फ एक यहाँ पर स्टेट कंसिडर करेंगे, एक स्टेट का यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, वो हम लेते हैं महाराष्ट्र। अब यहाँ पर महाराष्ट्र में अगर हम पॉपुलेशन देखें तो वो हमें इतनी देखने को मिलती है एज पर 1971 सेंसस। अब राष्ट्रपति के चुनाव जो है उसमें 1971 का सेंसस कंसिडर किया जाता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि 1971 के बाद अगर आप देखो तो जो फैमिली प्लानिंग है वो काफी ज्यादा उसको एनकरेज किया गया था। मतलब कि आप ज्यादा अपनी फैमिली जो है वो बढ़ाओ मत, ये किया गया था। अब उसकी वजह से क्या हुआ, डिफरेंशियल जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज और डिक्रीज हमें देखने को मिली। मतलब जो फैमिली प्लानिंग है ये सदर्न स्टेट जो है उन्होंने काफी अच्छी तरीके से कर ली, ठीक है, इसलिए उनकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी नहीं। वही अगर हम बात करें बिहार की, उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर फैमिली प्लानिंग अच्छे से किया नहीं गया, तो इसलिए वहां की पॉपुलेशन जो है प्रोपोर्शनली बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, 1971 तक सभी स्टेट्स में इक्वली जैसी पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए वैसी बढ़ रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, डिसप्रोपोर्शनल हो गया ये सब कुछ। और इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि पॉपुलेशन यहाँ पर जब हम ले रहे हैं तो 1971 कंसिडर करते हैं, जहां पर सभी स्टेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नहीं तो क्या होगा कि सदर्न स्टेट डिसएडवांटेज में रहेंगे और जो नदर्न स्टेट्स हैं उनको एडवांटेज मिलेगा। इसीलिए 1971 कंसिडर किया जाता है, जिससे कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल यहाँ पर एडवांटेज मिले, कोई भी डिसएडवांटेज में ना जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम महाराष्ट्र की पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं 1971 की, तो वो हमें इतनी देखने को मिलती है। और टोटल अगर आप एमएलए देखे महाराष्ट्र के तो वो हमें देखने को मिलते हैं 288। टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली देखे 288 की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला कैसा लगे, तो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर आप देखोगे तो यही सीक्वेंस में हमें याद रखना है, सिर्फ ऊपर पॉपुलेशन है, नीचे एमएलए लिखे हुए हैं, तो यही पॉपुलेशन में हमें डिवाइड करना है। मतलब क्या करना है, ऊपर आएंगी पॉपुलेशन, नीचे आएंगे नंबर ऑफ एमएलए, ठीक है। मतलब हो गया 50412 डिवाइड बाय 288 मल्टीप्लाइड में यहाँ पर आएगा 1/1000। ये आपको ध्यान में रखना है, मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। तो अब यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल रही है,
वैल्यू निकल रही है 175। मतलब क्या है कि एक एमएलए जो महाराष्ट्र के एक एमएलए हैं उनकी वैल्यू है 175। मतलब यहाँ पर उद्धव ठाकरे साहब जो है उनके मत की वैल्यू, उनके वोट की वैल्यू है 175। तो अब यहाँ पर एक की पता चल गई हमें, तो 288 की पता चल जाएगी, सेम ही रहेगी सबकी। तो एक की जब 175 है, 288 की कितनी रहेगी? 175 मल्टीप्लाइड बाय 288। तो इससे हमें पता चलता है कि टोटल अगर हम देखें वैल्यू ऑफ एमएलए का वोट तो वो होता है 175 मल्टीप्लाइड बाय 288, मतलब इतना हो गया। मतलब टोटल जितने भी एमएलए हैं महाराष्ट्र में उनकी वोट की वैल्यू कितनी होगी? 50,400। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब सेम ऐसे ही बाकी जो स्टेट्स हैं हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, तो बाकी जो 28 स्टेट्स हैं उनके भी जो एमएलए हैं उनकी वोट की वैल्यू कंसिडर की जाएगी। तो ऐसा अगर हम देखें सभी स्टेट्स का अगर हम निकालें तो सबसे ज्यादा और सबसे कम हमें किसका देखने को मिलता है? तो यहाँ पर टोटल वोट जो है एमएलए सभी स्टेट्स के वो हमें इतने देखने को मिलते हैं 549,474। ठीक है, इतना हमें देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे ज्यादा सबसे कम किसके हैं? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के हैं और सबसे कम सिक्किम के हैं। मैंने जैसे आपको बताया पॉपुलेशन का बहुत फर्क पड़ता है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर 1971 किया। नहीं तो क्या होगा फिर सदर्न स्टेट्स के तो बहुत ही कम दिखाई देते थे एज कंपेयर टू नदर्न स्टेट्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के हैं 208 वैल्यू है एक एमएलए की। यहाँ पर महाराष्ट्र की कितनी है? 175। वैसे उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की कितनी है? 208। सिक्किम की देखे तो सिर्फ 7। तो ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि अगर असेंबली जो है वो फंक्शनल ना हो, ठीक है, असेंबली जो है अगर डिसॉल्व हो गई हो, प्रेसिडेंशियल रूल लग गया वहां पर, हमने देखा नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, तो अगर प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ हो तो फिर जो असेंबली है वो डिसॉल्व रहेगी। तो जब डिसॉल्व असेंबली है तो फिर क्या वो वोट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या वहां के जो एमएलए है वोट कर पाएंगे? नहीं, मेंबर सीजेस टू वोट, मेंबर्स वोट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, आगे हम जा रहे हैं, अब एमपी की वोट की वैल्यू देखेंगे। लेकिन एमपी के वोट की वैल्यू देखने के लिए हमें यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है? जो एमएलए के वोट की वैल्यू थी, एमएलए की वोट की वैल्यू टोटल कितनी है? 549,474। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, जैसे कि मोदी जी है, राहुल गांधी जी है, तो ये एमपी है, तो एमपी के वोट की वैल्यू अब कितनी रहेगी? तो यहाँ पर जब हम कंसिडर करते हैं लोकसभा राज्यसभा, तो टोटल एमपीज हमें कितने देखने को मिलते हैं? लोकसभा के हो गए 543, राज्यसभा के हो गए 233, तो टोटल हमें देखने को मिलते हैं 776। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि 233 कैसे, ये तो ज्यादा है, या फिर 543 कैसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर हमें याद करिए आप, यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर जो है उनको निकालना है। अब खैर यहाँ पर अगर आप देखोगे न्यू इसमें पहले क्या होता था, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस जो है उनको भी नॉमिनेट किया जाता था। तो जब कोविंद साहब जब चुनाव लड़े होंगे तो उस टाइम पर जो एंग्लो इंडियंस है उनका नॉमिनेशन था, मगर अब एंग्लो इंडियंस का जो नॉमिनेशन है उसे यहाँ पर डिसकंटिन्यू करने की जा रही है ना। अब एंग्लो इंडियंस जो है 2 एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते थे अब उनको नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो 12 लोग राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते थे उनको तो यहाँ पर किया ही जाएगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो रहेंगे ये यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसीलिए हमें टोटल एमपीज अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है 776। तो अब यहां पर आप देखिए क्या होता है, तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलएस ऑफ सभी स्टेट्स ये लिया जाता है सबसे पहले। तो जितने भी स्टेट्स के हमने वोट की वैल्यू निकाली थी एमएलएस की, वो याद आ रहा है आपको? पिछले इसमें मैंने आपको बताया, याद रखिएगा, है ना। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलएस ऑफ जितने भी स्टेट्स है 549,474, ये हमने यहाँ पर ले लिया सबसे पहले ऊपर। फिर नीचे क्या आएगा? नीचे बट ऑब्वियस है, जितने एमपी रहेंगे वो आएंगे, मतलब 776 आएंगे। अब ये अगर हम निकाले तो हमें देखने को मिलता है 708, मतलब कि जो एक एमपी है उसके वोट की वैल्यू कितनी रहेगी? 708। मतलब कि जो राहुल गांधी साहब है वो अगर वोट करते हैं तो मतलब 708 उनकी वैल्यू जा रही है, अगर हम मोदी जी करते हैं तो 708 उनके वोट की वैल्यू जा रही है। तो अब एक एमपी के वोट की वैल्यू पता चल गई, तो 776 एमपी के वोट की वैल्यू कितनी रहेगी? मल्टीप्लाइड बाय 776 कीजिए, है ना। तो यहाँ पर टोटल हमें कितना देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है 549,408। ठीक है, कितना देखने को मिलता है? 549,408। मतलब अब यहाँ पर टोटल वोट्स अगर हम देखें कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में टोटल वोट्स कितने आएंगे, तो वो कितना हमें देखने को मिलता है? पहले तो स्टेट्स के जितने भी स्टेट्स है 549,474 प्लस 549,408, तो टोटल हो गया इतना। समझ में आ रहा है आपको?
अब देखिए ये जो चीज है ना, ये चीज अब यहाँ पर फ्लक्चुएट होगी जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो ये जो नंबर्स है ये फ्लक्चुएट होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि जब कोविंद साहब थे उस टाइम पर 29 स्टेट्स थे, है ना, अब यहाँ पर हो गए हैं 28 स्टेट्स, और जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो यहाँ पर उसका कैलकुलेट किया जाएगा। उसी के साथ साथ जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे एंग्लो इंडियंस के, ठीक है, यहाँ पर, तो वो अब यहाँ पर कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नंबर्स आपको कोई एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर जो है वो चेंज भी नहीं किए, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आपको समझना चाहिए बस कैलकुलेट कैसे किया जाता है, प्रोसेस आपको पता रहना चाहिए, इसमें मास्टरी होना चाहिए। अगर आप किताब में से पढ़ोगे तो समझने में बहुत ही मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर मैंने एकदम स्मूथ तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। तो अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। तो अब यहाँ पर कैसा है कि इतने यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, टोटल इतने वोट्स हो गए। अब यहाँ पर कौन जीतेगा ये कैसे पता चलेगा? तो ये कौन जीतता है जिसको 50% प्लस 1 जो है वो मिल जाए, मतलब 50% ज्यादा। तो जितने वोट्स हमने यहाँ पर देखे थे, कितने देखे थे? 1098882। तो इसमें से 50% प्लस 1 जिनको मिल जाएंगे, मतलब 50% ज्यादा जिसको वोट्स मिल जाएंगे, वो यहाँ पर जीत जाएगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो अब यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब दो चीजें जो मैंने आपको बताई थी, एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। तो अब इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन का आपको समझ में आ गया है, इनके वोट्स की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। अब यहाँ पर हम आते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट किस तरीके से काम करता है। तो ये समझना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ लोगों को यहाँ पर खड़ा करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, और फिर देखेंगे कैसे ही चुनकर आते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ लोगों को खड़ा कर दिया, ठीक है। इसमें कौन कौन खड़े हैं? सलमान खान, काजोल, माल्या और कोविंद साहब, ये सब जो है यहाँ पर खड़े प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। अब ये जो होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, हमें कैसा होता है, हम कैसे वोट करते हैं? हमारे सामने एक ईवीएम मशीन होती है, ईवीएम मशीन पर अलग अलग जो भी लोग हैं उनके नाम लिखे जाते हैं, और फिर आपको उनके सामने की बटन, जिनको भी आपको वोट करना है उनके सामने की बटन दबा देना है, अपने आप उनको वोट चला जाएगा। यहाँ खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है कि हर एमएलए को, हर एमपी को जो भी वोट कर पा रहा है, तो उसे एक पर्ची दी जाती है, ठीक है, एक ऐसी पर्ची दी जाती है। अब उस पर्ची में सभी के नाम होते हैं, यहाँ पर रहेगा सलमान, यहाँ पर रहेगा काजोल, यहाँ पर माल्या, यहाँ पर रामनाथ कोविंद, ऐसे रहेगा, और इनके सामने उसे सभी को वोट करना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक वोट करते हैं, है ना, एक को ही वोट करते हैं जिसे भी हमें वोट करना है। लेकिन यहाँ पर जो इंसान है उसे सभी को वोट करना पड़ता है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट कर रहा है। लेकिन प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है कि तुमको फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, सेकंड किसको देना है, थर्ड किसको देना है, फोर्थ किसको देना है। तो ऐसे करते हुए एक एमएलए आया, मतलब समझ लीजिए राहुल गांधी है, राहुल गांधी आए, उन्होंने यहाँ पर कोविंद साहब को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया, फिर उसके बाद सलमान खान जो है उसे सेकंड प्रेफरेंस दे दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर जो काजोल है थर्ड प्रेफरेंस दे दिया, और माल्या को फोर्थ प्रेफरेंस दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर, अब माल्या तो खैर एलिजिबल भी नहीं रहेगा, लेकिन एक समझने के लिए हम यहाँ पर प्रोसेस देख रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हमने देख लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोविंद साहब को फर्स्ट प्रेफरेंस है, सलमान को सेकंड है, काजोल को थर्ड है, और माल्या को फोर्थ है। तो इस तरीके प्रेफरेंस दे दिया। सभी एमएलए, जितने भी एमएलए हैं, जितने भी एमपी हैं, जो भी वोट करने के लिए एलिजिबल है, वो सभी क्या करेंगे, इसी तरीके से प्रेफरेंसेस देंगे। और फिर यहाँ पर प्रेफरेंसेस, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको कितने मिले हैं वो परसेंटेज निकाले जाएंगे। मतलब कि फर्स्ट प्रेफरेंस में कितने लोगों ने कोविंद साहब को टॉप पर रखा है, फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा है, वो निकाला जाएगा। अगर सिर्फ 10 ही लोग वोट कर पा रहे हैं और उसमें से 7 लोगों ने अगर कोविंद साहब को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है, तो कोविंद साहब को 7 वोट मिल गए, है ना। तो इस तरीके से परसेंटेज, अब यहाँ पर इतने वोट्स है, वोट की वैल्यूज है, तो इसीलिए क्या होगा, परसेंटेज निकाला जाएगा। तो अब इसमें परसेंटेज निकाले जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि सलमान खान को 30% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है, यहाँ सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस देखा जा रहा है और कुछ नहीं, पहले नंबर पे कौन कितने बार है। सेकंड काजोल का अगर देखा जाए 18% पे वो देखने को मिल रहा है, 18% लोगों ने उनको फर्स्ट प्रेफरेंस पे लगा है, 12% लोगों ने जो माल्या उसको रखा है, और 40% लोगों ने कोविंद साहब को रखा है, ठीक है। अब ये हो गया। लेकिन जीतने के लिए अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए एक इंसान को 50% से ज्यादा चाहिए, 50% ज्यादा चाहिए। किसी को भी 50% ज्यादा मिला है क्या? किसी को भी नहीं मिला है। तो अब ऐसे सिनारियो में क्या होगा, ऐसे सिनारियो में जिसको सबसे कम मिले हैं उसको पहले तो रेस से बाहर कर दिया जाएगा। किसको सबसे कम मिले हैं, देखिए 30%, 18%, 12 और 40, किसको सबसे कम मिले हैं? सबसे कम मिले माल्या को। तो अब माल्या इस रेस से हो गया बाहर। तो माल्या के जो 12% वोट्स थे, क्या वो वेस्ट चले गए? जिसने भी उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था, अब क्या वो वेस्ट चले गए? जी नहीं, वो वेस्ट नहीं गए, वो हो जाएंगे बाय फॉरगेट इन लोगों में। अब वो कैसे होंगे, ये भी चीज एक बहुत ट्रिकी है, ध्यान रखना है आपको, ये कैसे होंगे। अब यहां पर देखा जाएगा सेकंड प्रेफरेंस।
मतलब कि कोविंद साहब को 40% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था। ठीक है, अब ये देखा जाएगा कि सेकंड प्रेफरेंस पे किसको कितना परसेंट रखा गया है, कितने परसेंट रखा गया है। ठीक है, वो कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, सेकंड प्रेफरेंस देखा जा रहा है, सिर्फ सेकंड प्रेफरेंस, किसको कितना परसेंट सेकंड प्रेफरेंस वोट मिल रहा है, कितना परसेंट है। अब उसमें से 12% में डिवाइड किया जाएगा, जितने लोगों को जितना परसेंटेज मिलेगा सेकंड प्रेफरेंस पे, उस हिसाब से ये जो 12% है इसे डिवाइड किया जाएगा, बायफरगेट किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर सलमान खान जो है उसे 6, इसमें से 12 में से 6% जो है सलमान खान को मिल रहा है, फिर 2% जो है वो काजोल को मिल रहा है, और 4% जो है वो कोविंद साहब को मिल रहा है। मतलब सेकंड प्रेफरेंस में अगर देखा जाए ज्यादा लोगों ने सलमान खान को रखा है एज कंपेयर टू कोविंद साहब, एज कंपेयर टू काजोल। ठीक है, तो इस हिसाब से 12% जो है बायफरगेट हो रहा है। तो अब यहाँ पर 6% अगर सलमान खान को मिल रहे हैं, मतलब कितने हो गए सलमान खान के, 36 हो गए। काजोल को 2 मिल रहे हैं, मतलब काजोल कितने हो गए, 20 हो गए। और कोविंद साहब को 4 मिल रहे हैं, मतलब कोविंद साहब के कितने हो गए, 44 हो गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब इसका माल्या का काम खत्म। ठीक है, तो अभी भी कोई 50% के ऊपर गया है क्या, ध्यान दीजिएगा, कोई भी 50% के ऊपर गया क्या, नहीं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, और जिसको सबसे कम मिले हैं वो रेस से बाहर हो जाएगा। कौन है, तो वो है काजोल। अब काजोल हो जाएगी रेस से बाहर, लेकिन फिर से काजोल के क्या वोट्स खराब हो जाएंगे, जी नहीं, काजोल के भी वोट्स अब बायफरगेट हो जाएंगे। कैसे, थर्ड प्रेफरेंस देखा जाएगा कि थर्ड प्रेफरेंस में सलमान खान और कोविंद साहब में से किसको ज्यादा मिला हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पर जो काजोल के वोट्स है उसे यहाँ पर बायफरगेट कर दिए जाएंगे। तो फर्स्ट कीजिए कि यहाँ पर जो सलमान खान है उसको 13%, ये जो 20% है उसमें से 13% जो है वो सलमान खान को मिले हैं, और 7% कोविंद साहब को। मतलब थर्ड प्रेफरेंस में भी अगर देखे सलमान खान को ज्यादा लोगों ने रखा है एज कंपेयर टू कोविंद साहब। तो ऐसे सिनारियो में ये भी जो वोट्स है बायफरगेट हो गए। तो इसीलिए अब यहाँ पर आप देखो प्रॉपर तरीके से देखिए, अच्छे तरीके से, कि 36 + 13 कितने हो जाएंगे, 46, 7, 8, 9, मतलब यहाँ पर सलमान खान के पास हो जाएंगे 49 और कोविंद साहब के पास कितने हो जाएंगे, 51। तो इस तरीके से कोविंद साहब जो है उनको हो गए 51%, सलमान खान को हो गए 49%। अब यहाँ पर काजोल का काम खत्म। अब फाइनल जो पॉइंट्स है वो इस तरीके के देखने को मिल रहे हैं। तो कोई यहाँ पर 50% के ऊपर गया है क्या, कोई 51% किसी को मिला है क्या, जी हाँ, किसको मिला है, कोविंद साहब चले गए हैं। तो अब यहाँ पर और वो चीज तो हो ही नहीं सकती है, इसलिए अब फाइनल रिजल्ट में कौन जीता है, सलमान खान जीता है क्या, जी नहीं। तो फाइनल रिजल्ट में यहाँ पर कोविंद साहब जो है वो जीत चुके हैं। तो इस तरीके से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किस तरीके से वोटिंग होती है, कौन वोट कर सकता है, क्या प्रोसेस है वोट करने की, जो वैल्यूज है वो किस तरीके से निकाली जाती है, ये सारे पर्सपेक्टिव हमें इस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी जो प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस है राष्ट्रपति की, वो समझ में आ गई होगी। काफी कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को, इसलिए यहाँ पर मैंने जितनी क्लैरिटी से हो सके उतनी क्लैरिटी समझाने की कोशिश की है।